हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट दीपिका और मैं स्वागत करती हूं आपका फ्री जुडिशियल क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बेसिकली जब भी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है हम ये बात करेंगे। हम बहुत बेसिक से जाएंगे, ठीक है। हम स्टार्टिंग बहुत बेसिक से करेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, ठीक है, ये कब एनफोर्स हुआ, और साथ में हम ये जानेंगे कि इसके मीनिंग क्या है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये कब आया? 1 सितंबर 1872 को ये एनफोर्स हुआ। ये एक्ट कब एनफोर्स हुआ था? 1 सितंबर 1872। बिफोर इंडिपेंडेंस ये एक्ट एनफोर्स हुआ था, ठीक है, 1872 को, ठीक है। अब जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले ना आप लोगों को समझना पड़ेगा कि एग्रीमेंट क्या होता है। जब आपको ये समझ में आएगा ना कि एग्रीमेंट क्या होता है तो आपको समझ में आएगा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखो, मैंने बोला कि जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने बोला अगर तुम बहुत अच्छे मार्क्स लाई तो तुमको हम एक नई कार गिफ्ट करेंगे या नई कार दिलाएंगे बेसिकली। तो ये एक तरीके का ये भी एक एग्रीमेंट है। उन्होंने ऑफर दिया और मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट भी किया है। मैं अच्छे मार्क्स लाई भी। अभी वो कार दिलाएंगे कि नहीं? क्या अगर वो कार नहीं दिलाएंगे तो मैं उनको केस डाल दूं उनके ऊपर? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? या मैं उनको बाउंड कर सकती हूँ उस चीज़ के लिए? तो उसके लिए ऐसा नहीं होता। बेसिकली हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे कई तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स करते रहते हैं, ठीक है, या एग्रीमेंट करते रहते हैं। हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, एग्रीमेंट करते रहते हैं। ऐसे एग्रीमेंट जो हम अपने भाई बहनों के साथ, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रैंडम लोगों के साथ भी हम करते हैं। जैसे किसी शॉपकीपर के साथ कि मेरे को पिज़्ज़ा चाहिए, मुझे किताबें चाहिए, मुझे पेन खरीदना है आपसे। तो इस तरीके कई कॉन्ट्रैक्ट करते रहते, कई एग्रीमेंट्स करते रहते हैं। लेकिन ये एग्रीमेंट्स क्या है? एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं। ये सिर्फ एग्रीमेंट है, ये सिर्फ सौदे हैं। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट, मैं मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ, अगर कोई एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में, कम से कम दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए, ठीक है। 2 लोगों के बीच में होता है कोई एग्रीमेंट, ठीक है, जो कि क्या होगा? लीगली बाइंड होगा। दोनों पार्टीज के ऊपर क्या होगा? लीगली बाइंड होगा। और इसके साथ साथ एक चीज और होगी, वो एग्रीमेंट 2 पार्टीज के बीच में होगा और उन पार्टीज की कोई ना कोई कंसीडरेशन भी होगी, ठीक है, कंसीडरेशन भी होगी। कंसीडरेशन क्या है? बेसिकली अगर मेरे पेरेंट्स ने कहा, मान लो कि तुम ये एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगी तो मैं तुम्हें गाड़ी दिलाऊंगा, तो ये कंसीडरेशन हो गया दोनों के लिए। या मैंने बोला कि मुझे पिज्जा खरीदना है, ठीक है, तो दोनों पार्टीज के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब उसके साथ एक कंसीडरेशन भी होगी। एक एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज के बीच में एक का ऑफर है, एक का एक्सेप्टेंस है, साथ में किसके साथ? कंसीडरेशन के साथ। और वो कैसा होना चाहिए? लीगली बाइंडिंग होनी चाहिए दोनों पार्टीज के ऊपर। दूसरी चीज कि वो एग्रीमेंट जो कि लीगली बाइंड है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। रिटन और ओरल में क्या आएगा? क्या जरूरत है रिटन और ओरल की? रिटन और ओरल की जरूरत ये है कि अगर आपने मुझे ये चीज, मैंने एक तेल वाले दुकान से कहा कि मुझे तेल चाहिए आपसे, उसने बोला ठीक है मैं आपको कल तक तेल भेज दूंगा, ठीक है। मान लो वो कल तक तेल, अब उसने एक लाइन बोली कि कल तक तेल भेज दूंगा, तो ये एक कंडीशन हो गई कि कल तक भेजेगा। एक टर्म्स एंड कंडीशन ऐड हो गई, कल तक भेजेगा। ऐसा नहीं है मैंने उसको तेल मांगा तो मैं अब 1 घंटे बाद उसको फिर फोन करूंगी, भाई तूने अभी तक तेल नहीं दिया। उसने पहले एक टर्म जोड़ दी ना, क्या कि मैं कल तक तेल भेजूंगा। तो एक ऐसा एग्रीमेंट जो रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। उस रिटन या ओरल में क्या आएगी? उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। और एक बार वो एग्रीमेंट अगर फॉर्म हो गया तो वो लीगली एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा। और जब वो लीगली एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएगा। लीगली एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब ये है कि अगर उसने बोला है कि तेल कल तक पहुंच जाएगा और कल भी तेल नहीं आया तो मैं उसको कोर्ट में सू कर सकती हूँ या मैं उसके ऊपर केस डाल सकती हूँ, ठीक है। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि 2 पार्टीज के बीच में होता है, विद कंसीडरेशन होता है, जो कि लीगली बाइंड होता है दोनों पार्टीज के बीच में। जो रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। रिटन और ओरल में क्या होती है? उनकी टर्म्स एंड कंडीशन। और जो एक बार हो गया तो इट मीन्स लीगली फॉर्म, एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया तो वो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस इज कॉल्ड मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी हमने क्या बताया? मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हम नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है।
मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जब हमने बात की थी तो हमने बोला था कि एक एग्रीमेंट होता है जो दो पार्टीज के बीच में होता है, लीगली बाइंड होता है, ठीक है। ये चीजें होने के साथ साथ अब नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, ये एक प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, इट बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल, ठीक है। अब ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, ऑफर और एक्सेप्टेंस, ऑफर और एक्सेप्टेंस, इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए है जिसने पर्सन बी से कहा, बी को क्या किया, एक ऑफर किया, क्या किया, एक ऑफर दिया, क्या दिया, एक ऑफर दिया कि मैं ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं आपको तेल बेचूंगा, ठीक है, तेल बेचूंगा, वो भी क्या, कितने, 100 टीन तेल बेचूंगा मैं आपको, ठीक है, जिसकी डिलीवरी मैं आपको कर दूंगा नेक्स्ट मंथ तक, जिसकी डिलीवरी मैं आपको कर दूंगा नेक्स्ट मंथ तक, ठीक है। इसने इसको ऑफर दिया और जिसकी कीमत होगी 10,000 रुपए, ठीक है। इसने ए ने बी को एक ऑफर किया कि वो उसको तेल देगा 10,000 रुपए में, 100 टीन तेल देगा और नेक्स्ट मंथ तक दे देगा, ठीक है। इसका ऑफर बहुत डिटेल में था, उसने सारी चीजें एक्सप्लेन की है। ऑफर होगा, तेल का ऑफर होगा, कितने, 100 टीन होगा, और कितने रुपए का होगा, 10,000 रुपए का होगा, और कब तक डिलीवर करेगा, नेक्स्ट मंथ तक। बी देखेगा क्या 10,000 रुपए उसकी कैपेसिटी में है, वो 10,000 रुपए इनफ है उसके लिए या ज्यादा है, वो बोलेगा नहीं 10,000 रुपए ठीक है इसके। फिर वो ये सोचेगा कि क्या नेक्स्ट मंथ तक मेरे को रिक्वायरमेंट है, हो सकता है उसको कल ही रिक्वायरमेंट हो या एक हफ्ते बाद ही रिक्वायरमेंट हो। बी सोचेगा नेक्स्ट मंथ तक चल जाएगा, ठीक है, अगर ये नेक्स्ट मंथ तक भी देगा तो भी मेरा काम चल जाएगा। तो बी क्या है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ए का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। तो अगर किसी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया विद द मीटिंग ऑफ माइंड्स, मीटिंग ऑफ माइंड्स में ये सारी चीजें एक्सप्लेन होकर आ गई, ठीक है। मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब क्या कि जो ऑफर देने वाले के दिमाग में चल रहा है वो सारी चीजें एक्सेप्ट करने वाले के दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जब ये चीजें क्लियर हो गई तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लीगली बाइंडेड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब मान लो फिर भी फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को तेल देना था, नेक्स्ट मंथ दिया 10,000 रुपए में दिया, ठीक है। अब ये जो 10,000 रुपए है ना, 10,000 रुपए ये बी के लिए कंसिडरेशन है, ये बी के लिए क्या है, सॉरी ए के लिए क्या है, कंसिडरेशन। बी देगा ना 10,000 रुपए, ए के लिए कंसिडरेशन हो गया और बी के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, तेल। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, प्रतिफल, कि जब लेन देन हो रहा है तो एक को एक चीज मिलेगी, ऑफ कोर्स आप कुछ दोगे तब कुछ लोगे, है ना। तो जब लेना देना है ना उसके बीच में क्या चीज मिल रही है, इसको 10,000 रुपए मिलेगा और इसको तेल मिलेगा, तो वो क्या कहलाता है, कंसिडरेशन। उस कंसिडरेशन के बेसिस पे ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट वर्क कर गया, फुलफिल हो गया। अब कहीं जाकर के पता चला बी ने तो अपने माइंड में रखा था कि सरसों का तेल चाहिए उसको, और ए ने कौन सा तेल सप्लाई कर दिया उसको, नारियल का तेल। अब यहाँ पर क्या है, मीटिंग ऑफ माइंड, फिर भी धोखा खा गए। इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, टर्म्स एंड कंडीशन की। जब हमने मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था तो हमने बोला है ना कि क्या होने चाहिए, टर्म्स एंड रिटन चाहे वर्बली, दो तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन, तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होनी चाहिए, जिससे मीटिंग ऑफ माइंड यानी कि दोनों का दिमाग जो है एक जगह पर जाकर मिल जाए और दोनों के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। और जब ये सारी चीजें वेल परफॉर्म होंगी तब ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो कुछ चीजें होनी चाहिए, जैसे कि कंसिडरेशन मैंने आपको बता दिया 10,000 रुपए इसके लिए और तेल इसके लिए कंसिडरेशन हो गया, साथ में लीगलिटी भी होनी चाहिए और कैपेसिटी भी होनी चाहिए। अब लीगलिटी और कैपेसिटी से क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें ये मकान बेचूंगा, ठीक है। अब ए की ओनरशिप ही नहीं है उस मकान की, तो वो बी को कैसे बेचेगा, तो वो बी को कैसे बेचेगा, तो ये क्या हो गया, इलीगल हो गया, ठीक है। कैपेसिटी, ए ने बी को बोला कि वो चांद तोड़कर लाएगा या तारे तोड़कर लाएगा उसके लिए, और उसके बदले में उसको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे बी को, ये इसने ऑफर किया। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये केपेबल है वो ये काम करने के लिए, इस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, नहीं है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लियर करने के साथ साथ नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा ऑफर होना चाहिए जो ये सारी चीजें फुलफिल करता हो, कंसिडरेशन भी हो, लीगल भी हो और कैपेसिटी भी हो, और उस ऑफर को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए विद द मीटिंग ऑफ माइंड तो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो ये नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, समझ में आया। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करेंगे। देखो जब हम स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट को हम कितना किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं या कितनी इसकी स्कोप है कॉन्ट्रैक्ट की। तो जब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तो इट कैन गवर्न वाइड रेंज ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी बहुत सारी चीज़ों में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये गवर्न करता है बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स को, जैसे कि सेल्स ऑफ गुड में हम कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम कोई चीज़ बेच रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं कि हम ये चीज़ बेच रहे हैं, इसकी इतनी कीमत है, ये इसकी ये क्वालिटी है, इस तरीके की टर्म्स उसमें डाल करके इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बना दे सकते हैं। सेल ऑफ सर्विसेज जब हम कर रहे हैं, किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, किसी को हम कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड करा रहे हैं या किसी की कोई किसी की कुछ सर्विस हम प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई बुटीक सर्विस हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उस टाइम पर हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। किसी का कोई एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, तो वो उसका भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो सकता है। कॉर्पोरेट एग्रीमेंट्स बनते हैं, कॉर्पोरेट ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनके एग्रीमेंट्स बनते हैं, लीज एग्रीमेंट्स बनते हैं, रेंट एग्रीमेंट बनते हैं, और ऐसे बहुत तरीके के एग्रीमेंट बनते हैं। तो स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीज़ों में आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक दूसरे को बाइंड कर सकते हैं, दो पार्टीज को बाइंड कर सकते हैं। बेसिकली जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो अब किसी की क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए किसी भी एग्रीमेंट की या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो कंडीशंस या वो टर्म्स जो है ना वो उसके स्कोप को लिमिट करती हैं कि क्या आपने हिडन क्लॉज रखे हैं, कितने क्लॉज हैं, क्या कंडीशंस हैं, वो उसकी स्कोप को लिमिट करती हैं कि क्या हम उसे लीगली एक्शन ले सकते हैं या हम अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल ब्रीच होता है तो उसका लीगली एक्शन ले सकते हैं। ये भी उसके टर्म एंड कंडीशन में होगा। वो लीगली एक्शन लिया जाएगा, वो कैसे लिया जाएगा, थ्रू कोर्ट लिया जाएगा, थ्रू मीडिएटर लिया जाएगा या किसी और के थ्रू लिया जाएगा, किसी एक पर्सन के थ्रू लिया जाएगा। तो वो चीज़ें भी इसमें आती हैं स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। तो बेसिकली मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो गया, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। पहला जो चीज है कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपनी क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, प्रोविजो ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।